नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ। सियासत में अंडर करंट के मायने काफ़ी व्यापक होते हैं और एमपी की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी जो ऊपर से नजर आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा अंडर करंट है। ख़ासतौर पर बीजेपी में, जहां टिकट फाइनल होने के बाद चारों ही सीटों पर नाराज़गी दिखी। हालांकि पार्टी का दावा है कि अब नाराज़गी पूरी तरह से दूर हो चुकी है, लेकिन सवाल अब भी यही है कि जो नेता चुनाव प्रचार के साथ नजर आ रहे हैं उनके मन में आखिर क्या चल रहा है और क्या ये चुनावी नतीजों पर भी कोई असर डालेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये हर्षवर्धन सिंह है, पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे। खंडवा उपचुनाव में इनकी उम्मीदवारी तय मानी जा रही थी, लेकिन पार्टी ने टिकट दिया ज्ञानेश्वर पाटिल को। शुरुआत में हर्षवर्धन नाराज बताए गए, लेकिन अब पार्टी के प्रचार में पूरे जी जान से जुटे हैं। लेकिन भाषणों में कई बार दर्द झलक जाता है। हमारे प्रत्याशी आदरणीय ज्ञानेश्वर काका जी को हम सबको यहाँ से भारी मतों से विजयी बनाकर दिल्ली भेजना है। ये आप लोगों से आग्रह पूर्वक कह रहा हूँ, आपका बेटा, भाई, भतीजा, जिस नाते से मानते हो उस नाते से कह रहा हूँ। और आप लोग नंदू भैया को चाहते हो ना, उनको ढूंढा तो ये खड़ा है ना तुम्हारा नंदू भैया यार तुम्हारे सामने। बस फर्क इतना है कि पहले नंद कुमार सिंह चौहान के रूप में तुम्हारे बीच में था, अब हर्षवर्धन नंद कुमार सिंह चौहान के रूप में तुम्हारे बीच में और हमेशा रहूंगा। उधर रैगांव से भी पूर्व विधायक जुगल किशोर बागरी के बेटे पुष्पराज और बहू वंदना बागरी ने भी टिकट न मिलने पर बागी तेवर अपनाए, लेकिन अब पार्टी के साथ प्रचार कार्य में जुट गए हैं। इसी तरह जोबट में रातों रात कांग्रेस से बीजेपी में आई सुलोचना रावत को उम्मीदवार बनाने से कई कार्यकर्ता असंतुष्ट थे। दावा किया जा रहा है कि अब कोई नाराजगी नहीं है। उधर पृथ्वीपुर में भी शिशुपाल यादव की उम्मीदवारी को लेकर यही स्थिति बनी, लेकिन अब बीजेपी का दावा है कि सब पार्टी के साथ है। जाहिर है उपचुनाव वाली चारों सीटों पर बीजेपी किसी भी तरह की अंतर्कलह से साफ इनकार कर रही है। दमोह भी चुनाव आगे किस तरह से भाजपा लड़ेगी, हमने उन लेकुनास को देखा किन कारणों से हम हारे थे, हमने समीक्षा की। ये जो उपचुनाव है 3 विधानसभा लोकसभा, इसमें दिखाई देगी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई कमी ऐसी नहीं छोड़ेंगे जिसके कारण से कहीं हमको डैमेज हुआ, आगे नहीं होगा। बीजेपी का दावा जो भी हो, लेकिन दमोह उपचुनाव को ना तो लोग भूले हैं और ना ही बीजेपी। दमोह उपचुनाव में भी जयंत मलैया और उनके समर्थकों का पूरी तरह पार्टी के साथ होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन बीजेपी वहां से हार गई और जयंत मलैया और उनके बेटे को पार्टी की तरफ से नोटिस तक जारी हुए। तो सवाल यही है कि उपचुनाव वाली चारों सीटों पर पूरी तरह पार्टी एक बताई जा रही है, लेकिन ये एकता कितनी एक्चुअल है और कितनी वर्चुअल, ये फिलहाल कहना मुश्किल है। और कांग्रेस भी इसी मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज़ से सबक नहीं लेती। अगर उन्होंने सबक लिया होता है तो इस चुनाव से ना तो उनकी सरकार गिर रही है, ना हमारी सरकार बन रही है, फिर दूसरी पार्टियों से उम्मीदवार क्यों चुरा रहे हैं? ये लोकतंत्र को नष्ट करने की, उनकी परंपराओं को जो है की जड़ों में मट्ठा डालने की जो चेष्टाएं भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये किसी घबराहट का हिस्सा है, किसी सबक का हिस्सा नहीं है। इस उपचुनाव में दमोह उपचुनाव का बार बार जिक्र होना कहीं न कहीं बीजेपी की चिंता को जाहिर करता है और वहीं कांग्रेस दमोह को याद कर एक बार फिर चमत्कार दोहराने की उम्मीद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। उपचुनाव को लेकर बीजेपी इस बार नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। पार्टी का लक्ष्य है कि हर बूथ पर 50% से ज्यादा वोट हासिल करें। हालांकि कांग्रेस इसे अपने नजरिए से कुछ अलग हटकर देख रही है। आखिर क्या है कांग्रेस और बीजेपी की यूथ को लेकर रणनीति, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। उपचुनाव में बीजेपी हर बूथ जीतने का दावा कर रही है। दमोह में हार के बाद पार्टी ने इस बार अपनी रणनीति बदली है। प्रयास यही है कि हर बूथ पर पार्टी का यूथ हो और 50% से ज्यादा वोट मिले। प्रदेश अध्यक्ष इसलिए जहां भी जा रहे हैं बूथ प्रभारी के यहां भोजन कर रहे हैं।
ताकि सीधे जुड़कर बूथ मजबूत करें और चारों उपचुनाव जीत सकें। अमित शाह जी ने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो जीतती है, लेकिन हमारी रणनीतिक तैयारी ऐसी हो कि हर बूथ पर 50% से ज़्यादा मत लें, ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है। ये प्रयास हमारा है कि हर बूथ पर हम चुनाव जीत के आए और 50% से ज़्यादा मत लें। ये प्रयास हमारा चल रहा है और मुझे लगता है कि हम इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस ने भी मंडलम और बूथ पर काम किया है और बीजेपी के दावे में कांग्रेस को कुछ और नजर आता है। बूथ कोई क्या लूट रहे हैं क्या? वोट तो आदमी ही डालेगा। अगर जो है बूथ लूटने की उनने व्यवस्था कर ली है तो फिर उनके डायलॉग पर हम विश्वास कर सकते हैं। अगर जो है उनने दूसरी कोई तकनीकी व्यवस्था कर ली है तो हो सकता है वो जीत जाएं। जनता तो उनको हराने के लिए तत्पर बैठी हुई है और अच्छे से हराएगी, मतलब थोड़े बहुत से नहीं, दमों से भी कई गुना ज़्यादा तक उससे हराएगी जनता। क्यों? क्योंकि इस जनता ने इनके सारे चेहरे पहचान लिए। चुनाव हो या उपचुनाव, सभी के लिए पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति होती है, लेकिन बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं की अपनी टीम है। बीजेपी के हर चुनाव में अपनी एक रणनीति होती है, लेकिन दमोह चुनाव के बाद से बाकी 4 उपचुनाव में रणनीति बदली बदली सी नजर आती है। बीजेपी का सीधा मानना है कि यदि बूथ को 50% से ज्यादा जीत लिया तो राह आसान हो जाएगी, लेकिन बड़ी बात ये, क्या ये आसान हो पाएगा? आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल में भोपाल। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर आने वाली 30 तारीख को मतदान होगा, जिससे पहले बीजेपी और कांग्रेस मजबूती से चुनाव मैदान में जुट गई हैं। इस बार दोनों पार्टियों का फोकस खास तौर पर सोशल मीडिया पर है और यहां मजबूत होने का दावा करने वाली पार्टियां अपनी अपनी जीत का भी दावा पेश कर रही हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव काफी दिलचस्प होंगे। जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले नेताओं के साथ ही दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत सोशल मीडिया पर भी झोंक दी है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कांग्रेस सोशल मीडिया पर ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, जिसे बीते दिनों बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने भी स्वीकार किया था। तभी से बीजेपी मीडिया प्रभारियों की बैठकें लगातार बुलाई जा रही हैं और इस कमजोरी को सुधारने का प्रयास जारी है। देखो, हम अपनी हमेशा कमजोरियों पर मीमांसा करते हैं संगठन की बैठकों में, जिससे अधिक ताकत से लड़ सकें। भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया और ताकतवर बने, ये अपेक्षा प्रदेश प्रभारी जी की जरूर रही है। इधर कांग्रेस सोशल मीडिया पर अपनी मजबूती पर खुश है। वो दमोह उपचुनाव की जीत में भी सोशल मीडिया की अहम भूमिका मानती है और खंडवा लोकसभा उपचुनाव में भी 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने का दावा कर रही है। कांग्रेस का सोशल मीडिया बहुत मजबूत है और मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया का जो अभी आया था आकलन, उसमें कांग्रेस बीजेपी से बहुत आगे है और मैं समझता हूँ यही वजह है। दमोह चुनाव के अंदर जो कभी भी 2 या 3 हज़ार से ज़्यादा वोट से वहाँ पर जीत हार नहीं हुई किसी भी पार्टी की, उसमें 18,000 वोट से बीजेपी आ रही है। मैं समझता हूँ कि जो आज स्थिति है उसमें खंडवा लोकसभा चुनाव हम कम से कम 1.5-2 लाख वोट से जीतेंगे। इंटरनेट के दौर में युवाओं के साथ जुड़ने और अपनी बात कम समय में अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है, लेकिन जमीनी जमावट के साथ सोशल मीडिया की जुगलबंदी इस बार किस पार्टी को फायदा पहुंचाएगी, ये देखने वाली बात होगी। शेख रेहान, बंसल न्यूज, खंडवा। एमपी में खाद की कालाबाजारी करने वालों की अब खैर नहीं है। सरकार ने रासुका की कार्रवाई तक का ऐलान कर दिया है। एक्शन में आई सरकार ये भी देख रही है कि भरपूर स्टॉक होने के बावजूद आखिर व्यवस्था में कहां गड़बड़ी हो रही है, कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। खाद्य संकट पर सुलगते सवाल, राज्य में कमी या कालाबाजारी या सिर्फ सियासी रस्साकशी? अब रासुका लगाएगी सरकार। खाद की किल्लत से मची अफरा तफरी के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ रासुका लगाने का ऐलान किया है। सरकार का दावा है कि राज्य में खाद की कोई कमी नहीं है।
खाद के स्टॉक को देखते हुए जिलों में ज्यादा से ज्यादा खरीदी केंद्र खोले गए हैं। मार्कफेड, सहकारी समिति और निजी बिक्री केंद्रों पर खाद उपलब्ध है ताकि किसानों की भीड़ न लगे और खाद वितरण की व्यवस्था बनी रहे। और ऐसी व्यवस्था में कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर रासुका लगाया जाएगा। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि खाद की कालाबाजारी करता हुआ कोई भी मध्य प्रदेश में पकड़ा जाएगा तो उस पर रासुका की कार्रवाई करेंगे। दूसरा, किसान भाइयों से भी प्रार्थना है कि बिल्कुल भी चिंता न करें और न घबराएं, न संग्रहण करें खाद का। रैक रवाना हो गई है और अगले 2-3 दिन में स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। सरकार के मुताबिक अगले 1-2 दिन में केंद्र से और खाद की आपूर्ति हो रही है। दरअसल दिवाली के बाद गेहूं, चना और सरसों की बोवनी शुरू हो जाएगी। उसके पहले किसान खाद का स्टॉक कर रहे हैं और कुछ एक जिलों के केंद्रों पर डीएपी और यूरिया की कमी हुई है, जो अब सियासी मुद्दा भी बनती जा रही है। मुझे लगता है कि सरकार जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तब जगने का काम करती है। क्यों अभी तक इन्होंने कालाबाजारी को अलाउ कर रखा था और किसके कहने के ऊपर सरकार में कालाबाजारी हो रही थी? पहले तो इस बात का जवाब दें। क्या बात थी कि जब डबल इंजन की सरकार नहीं थी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, तो सोसाइटियों में डीएपी और यूरिया मिला करता था और 80-20 के रेशियो से दिया करते थे, जिसमें 80% सरकारी सोसाइटियों से मिलता था। और जैसे ही खरीदे हुए जनादेश की बीजेपी की सरकार बनी और जिसे डबल इंजन की सरकार कहते थे, कहीं ना कहीं 45 और 55 के रेशियो को कर दिया और 45% प्राइवेट लोगों को देने की वो बात कर। और जब से ही कालाबाजारी लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार के दावे और विपक्ष के आरोप अपनी जगह है, लेकिन ये हकीकत है कि प्रदेश में किसान बड़ा सियासी मुद्दा रहा है और आने वाले दिनों में भी प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। लिहाजा इस बड़े मुद्दे को लेकर सियासी रस्साकसी और साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए बात करेंगे कुछ और खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है। अब बीएसएफ अधिकारियों को पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में देश की सीमा से लगे 50 किलोमीटर तक के इलाके में तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती की अनुमति मिल गई है। यानी अब मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना भी बीएसएफ इस अधिकार क्षेत्र में एक्शन ले सकती है। केंद्र के इस आदेश के बाद पंजाब में सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस और अकाली दल ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इसे राज्य के अधिकार और संघीय ढांचे पर हमला तक कह दिया। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। मामले पर बयान देते हुए एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इसमें संघीय ढांचे के अपमान की बात नहीं है। बीएसएफ देश की सेना है और यह फैसला देश की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। पावर के बढ़ने से यह है कि बीएसएफ जो है इन इलाकों में और अच्छी तरह तेजी से वहाँ पर कार्रवाई कर सकेगी। पहले भी हम पुलिस के साथ ज्वाइंटली काम करते थे, मिलके काम करते थे। जब 15 किलोमीटर था तब भी कोई दिक्कत नहीं आती थी। और इससे फ़ायदा यही है कि जो स्टेट में ये जो इससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं उसको निपटने में बीएसएफ को और अच्छा मिलेगा और इससे स्टेट को ही फायदा है। बीजेपी हर वक्त स्टेट्स को कमजोर करने के लिए इन्फिल्टर करती है उनके राइट्स के ऊपर। डर का माहौल कह रहे हैं और क्या है, अगर आज पंजाब पुलिस अच्छे से काम कर रही है और पंजाब पुलिस ने पश्चात के अंदर टेररिज्म को कंट्रोल करने का काम अच्छे से किया है, तो आज क्या समझते हैं कि आज बीएसएफ कोई ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है? आके बीएसएफ बॉर्डर्स मैनेज कर रही है और सारे देश की फोर्सेस। पंजाब एक अलग किस्म का प्रदेश है, पंजाब को दूसरे प्रदेशों के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। इट्स अ बॉर्डर स्टेट, इट्स अ सेंसिटिव स्टेट। इसमें संघीय ढांचे के अपमान की क्या बात है? सेना अपने देश की है, अपने देश की सुरक्षा के लिए जांच कर रही है। इसमें संघीय ढांचा कहां से आ गया? ये सुरक्षा का मसला है, संघीय ढांचे का मसला नहीं है। और अब बात देवास की, जहां हम आपको ऐसे 2 भाइयों से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। दोनों भाई एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं, लेकिन गांव के कुछ दबंग उनकी इसी कमजोरी का फायदा भी उठा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
आपने एक अंधे और एक लंगड़े दोस्त की वो कहानी जरूर सुनी होगी, जिसमें लंगड़ा राह दिखाता था, अंधा चलता था। ये कहानी अब अतीत है, लेकिन इस कहानी और इसके पात्रों को अगर आप वर्तमान में देखना चाहते हैं तो देवास के चाकरपुरा में चले आइए, जहां रहने वाले रामचरण और शिवचरण आपको उसी कहानी की याद दिलाते हैं। रामचरण आंखों से लाचार है तो शिवचरण पैरों से, लेकिन दोनों भाइयों ने एक दूसरे की कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया। चाकरपुरा का ढेरों पिता उमराव ये नहीं दे रहा चौकी। तो इसकी शिकायत करी थी? नहीं की सर, अभी हमने कुछ भी नहीं की। नहीं, तहसील वगैरह में शिकायत तहसील में बात करी थी हमने, लेकिन अभी उन्होंने बोला सर ने कि देंगे, मिलेगी भूमि ने अभी दी नहीं है पूरी। अच्छा, उसने कब्जा नहीं छोड़ा। मतलब 25 साल से फसल कूट रहा हूँ मैं, रास्ता भी नहीं दे रहे हैं ये कोई। रास्ता कौन दे रहा? कौन दे रहा? ये भेरू चौकीदार भी नहीं दे रहा और पड़ोसी भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस कहानी में दोनों दिव्यांग भाई परेशान हैं। दरअसल दोनों भाई 5 बीघा सरकारी पेंशन और बकरी पालन के जरिए जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी का फायदा इलाके के दबंग उठा रहे हैं। अच्छा, ये जो रामचरण और संतोष जो अपना जीवन यापन कैसे क्या करते हैं, ये विकलांग है? तो संतोष और रामचरण जहाँ तक हमने देखा है वो बचपन से ही इस पर यानी विकलांग है, और दोनों भाई एक दूसरे के ऊपर निर्भर है और दोनों साथ साथ रहते हैं। दोनों भाई बचपन से ही एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं, लेकिन अब इनको दरकार सरकारी मदद की है। ऐसे में अगर जिम्मेदार मदद के लिए आगे आए तो निश्चित ही इनकी कुछ परेशानी कम होगी। गगन शिवहरे, बंसल न्यूज, बागली। खबर मुंबई से है, जहां क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आरोपी किंग खान के बेटे आर्यन खान फिलहाल जेल में ही रहेंगे। मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर की तारीख तय कर दी है। आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को भी 20 अक्टूबर तक अब जेल में ही रहना होगा। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।